Good morning to all of you. Myself Dr. Krishna, Faculty of Ayurveda, Institute of Medical Science, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो आज का जो टॉपिक है वो है पाइल्स। ये हेमोरॉयडल डिजीज़ में आता है और ये जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, लेकिन मैंने इसको शॉर्ट नोट में कम टाइम में ही पूरा तैयार कर लिया है, तो आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए। और कई बार 5 या 10 नंबर में आ जाता है तो लिख देंगे आसानी से। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें लिखेंगे वो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। द टर्म हेमरॉइड्स ओरिजिनेट फ्रॉम ग्रीक वर्ड। इसका जो इंट्रोडक्शन है उसमें आप इसके टर्म के बारे में बताएंगे। तो हेमरॉइड होता है, इस पर दो पार्ट में डिवाइड पहले करिए। एक होता है हेमा, एक है रोस। हेमा मतलब होता है ब्लड और रोस का मतलब होता है फ्लोइंग। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको 2 टाइप से डिवाइड करके लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में। फिर बात करेंगे पाइल्स और हेमोरॉयड एक ही चीज़ होती है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। पाइल्स इज बेसिकली ये लेटिन वर्ड से ये भी डिराइड है, जिसका मतलब होता है पाइला। और पाइला से क्या अर्थ निकाला गया है? बाल, एक टाइप की बाल होती है। और वैसे भी हेमोरॉयड में क्या होता है कि इस तरह से स्वेलिंग हो जाती है एक एनल वर्ज पे। तो ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे डिफिनीसन की। डिफिनीसन में इसका है स्वेलन एंड इन्फ्लेम्ड वेन्स अराउंड योर एनस और इन योर लोअर रेक्टम। जो जीआईटी का लोअर मोस्ट पार्ट होता है वो रेक्टम होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? स्वेलन और इन्फ्लेम्ड वेन जो होती हैं, रेक्टल वेन जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी होती है और वेन होती हैं, इनमें कलेक्शन हो जाता है ब्लड का लोवेस्ट पार्ट में। तो इस तरह से आप डिफिनीशन में लिख सकते हैं स्वेलन एंड इन्फ्लेम्ड वेन्स अराउंड योर एनस और इन योर लोअर रेक्टम। तो ये डिफिनीशन हो गया। अब बात करेंगे इटियोलॉजी मतलब काज क्या है, कारण क्या, आयुर्वेद में कहें तो निदान क्या है, इसके किन कारणों से ये हो जाते हैं। तो 2 टाइप के हैं इसके, एडियोपैथिक काजेज और दूसरा है सेकेंडरी काजेज। तो पहले तो 2 टाइप से बनाएंगे। एडियोपैथिक काजेज, एडियोपैथिक का बेसिकली मतलब होता है अननोन काज, जिसका काज हमको पता नहीं होता है। तो एडियोपैथी में क्या क्या आ जाएगा? हेडिट्री आ जाएगा, कॉन्स्टिपेशन आ जाएगा, डायरिया डिसेंट्री आ जाएगा, फाउल्टी हैबिट ऑफ डेफिकेशन आ जाएगा, डाइटरी हैबिट आ जाएगा, एनाटॉमिकल फैक्टर आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये सब तुम्हारा एडियोपैथिक में आ गया। अब सेकेंडरी काज में क्या होता है? पोर्टल ऑफ टेक्शन। ये क्या होता है? डायरेक्टली काज नहीं करता है हेमरॉयड को, लेकिन इनडायरेक्टली काज करता है, इसीलिए इसको सेकेंडरी काज में रखा गया है। पोर्टल ऑफ टेक्शन, कहीं लीवर में कोई समस्या है उसकी वजह से अगर हो रहा है तो इसको सेकेंडरी काज मानेंगे। और सेकेंडरी काज में क्या है? प्रेगनेंसी और एब्डोमिनल ट्यूमर होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके काज, निदान हो गए। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन 2 आधार पे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ हेमरॉयड, और बी नंबर पे है ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के आधार पे डिवाइड करेंगे और ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ हेमरॉयड करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ हेमरॉयड कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, और दोनों को मिक्स कर देंगे तो इंटरनो एक्सटर्नल हेमरॉयड हो जाएगा। जो इंटरनल हेमरॉयड होता है उसी को ट्रू पाइल्स कहते हैं। नॉर्मली इंटरनल हेमरॉयड आर नॉट विजिबल ऑन एक्सटर्नल इंस्पेक्शन। जब पेशेंट आपके पास आएगा तो आप बाहर से देख के नहीं बता पाएंगे कि इसको इंटरनल पाइल्स है कि नहीं है। तो इस टाइप का जो पेशेंट होता है उसको इंटरनल पाइल कहेंगे। ठीक है, दूसरा है एक्सटर्नल पाइल। एक्सटर्नल पाइल या हेमरॉयड एक ही बात होती है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। जो एक्सटर्नल पाइल होता है या हेमरॉयड होता है वो प्रोन टू इन्फेक्शन होता है, मतलब कि इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तभी ये आगे चल के थ्रम्बोस्ट एक्सटर्नल हेमरॉयड बन जाता है। थ्रम्बोस्ट मतलब होता है कि जो ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक्सटर्नल हेमरॉयड हो गया। अब अगर दोनों है, इंटरनल भी है एक्सटर्नल भी है, तो इसको कहेंगे इंटरनो एक्सटर्नल हेमरॉयड कहेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन किसके आधार पे हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ हेमरॉयड। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के आधार पे प्राइमरी और सेकेंडरी 2 टाइप के होते हैं। तो जो प्राइमरी होता है वो कहाँ कहाँ हो सकता है? 3, 7 और 11 ओ क्लॉक पोजीशन। अब ये 3, 7, 11 ओ क्लॉक पोजीशन क्या है? तो यहाँ पे एक नीचे फिगर दिया हुआ है, ये समझिए आप। जब आप पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में लेटाएंगे तो ये जो ऊपर का पार्ट है, यहाँ से जो ये जो लाइन है, ये ऊपर इंटीरियर पार्ट होता है और नीचे पोस्टीरियर होता है। ठीक है, तो जो हमारी घड़ी होती है, वॉच जो होती है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें नंबरिंग देते हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके स्वेलिंग यहाँ 11 पे है या 3 पे है
और ये 7 पे है। तो ये क्या है, ये प्राइमरी हेमरॉयड है, ठीक है। और मोस्टली यही होता है, आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि प्राइमरी हेमरॉयड की पोजीशन क्या है, तो 3, 7, 11 और क्लॉक पोजीशन, ठीक है। तो लिथोटॉमी पोजीशन में आप एंटीरियर पोस्टीरियर समझ गए, जो ऊपर का पार्ट है इंटीरियर है, नीचे का पोस्टीरियर है। उसके अलावा क्या होता है कि जब इसको 12 से 6 के डिवाइड करेंगे तो एक राइट बनेगा, एक लेफ्ट बनेगा। इसको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी आपके पास आएगी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी, वो यहाँ पे डिवाइड होती है। तो इस तरह से तो आप पहले पोजीशन समझ गए उसकी। अब बात करेंगे आगे। अब देखिए क्या है, प्राइमरी हेमरॉयड क्या होता है, 3 इन नंबर सी नेट कहाँ कहाँ देखा गया है, 3, 7, 11 और क्लॉक पोजीशन। जो 3 वो क्लॉक पोजीशन वाली है वो डिवाइडेड बाय लेफ्ट ब्रांच। जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी है वो लेफ्ट साइड में जो डिवाइड होती है उसकी वजह से 3 ओ क्लॉक पे पाइल्स या हेमरॉयड बन जाता है। उसके अलावा 7 और 11 ओ क्लॉक पोजीशन, इसमें राइट ब्रांच होती है। जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी आपने अभी देखा वो डिवाइड कहाँ होगी, 3 पे होगी और 7 और 11 पे होगी। तो अगर ये फिगर से हम देखें तो 3 कहाँ पे आपका है, 3 आपका लेफ्ट साइड में है, ठीक है, और 11 और 7 कहाँ है, राइट साइड में है। तो ये आपका हो गया प्राइमरी। अब सेकेंडरी हेमरॉयड क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। दीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड अंडर द हेडिंग ऑफ डिग्री ऑफ हेमरॉयड, ठीक है। अब इसको जो है किस आधार पे वो कितना प्रोट्रूड हो रहा है उसके आधार पे हम देखते हैं, ठीक है। पाइल्स आ रहा है, परमानेंटली रुक रहा है, या तुरंत अंदर चला जा रहा है, या हाथ से अंदर करना पड़ रहा है, इसके बेसिस पे ये सेकेंडरी हेमरॉयड को डिवाइड किया गया है। तो देखिए ये पॉइंट नंबर 1 है, ए, बी और सी, और ये डी है। अब देखिए इसको प्राइमरी फर्स्ट डिग्री हेमरॉयड कहते हैं। नॉट क्लियरली विजुअलाइज्ड, नॉट प्रोट्रूड। इसमें क्या होता है कि पेशेंट कहेगा कि नहीं सर ब्लीडिंग तो होता है हमको, लेकिन कुछ स्वेलिंग या मास जैसा हमारे अंदर से आता नहीं है। तो ये हम गैस करेंगे कि ये हमारा प्राइमरी फर्स्ट डिग्री हेमरॉयड है। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोलेगा, सेकेंड डिग्री वाले में बोलेगा प्रोट्रूड एंड असेंड। असेंड मतलब होता है कि वो ऊपर अपने आप चला जाता है, उसी को हम डिसअपियर कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियसली। अगर वो कह रहा है कि प्रोट्रूड तो होता है लेकिन अपने आप अंदर चला जा रहा है, इसका मतलब उसको पाइल्स है लेकिन वो सेकेंड डिग्री का है। अब देखिए थर्ड डिग्री में क्या होता है, थर्ड डिग्री में क्या होता है, प्रोट्रूड असेंड। प्रोट्रूड करेगा, असेंड या डिसअपियर करेगा डिजिटली या मैनुअली, वो अपने हाथ से अंदर करेगा उसको। जो भी जनरली पेशेंट कहेंगे कि हमको मस्सा आता है और फिर हमको हाथ से अंदर करना पड़ता है, ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि ये थर्ड डिग्री का है। अब देखिए फोर्थ में क्या आता है, सबसे सिंपल तरीके से डायग्नोस करने का ये फोर्थ वाला है। दूर से पता चल जाता है कि हाँ पूरी तरह से इनको पाइल्स है, ऑपरेशन की ज़रूरत है इसको। तो फोर्थ डिग्री में क्या होता है, प्रोट्रूड एंड नॉट असेंड। असेंड माने फिर वही है कि ऊपर नहीं जाएगा ये, या डिसअपियर नहीं होगा। प्रोट्रूड परमानेंटली, ये हमेशा हमेशा के लिए उसको बाहर ही रहेगा। तो इस तरह से आपने देखा जो सेकेंड डिग्री है उसमें 4 टाइप से आपने पढ़ा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ डिग्री। और किस आधार पे इसको कहा गया है ये आप लोग देख लेंगे एक बार। अब देखिए पेशेंट कंप्लेन क्या करता है, जब किसी को पाइल्स या हेमरॉयड होता है तो क्या बोलेगा पेशेंट। तो उसको ब्लीडिंग हो सकता है, प्रोलेप्स हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, एनल इरिटेशन हो सकता है, और अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो गया तो एनीमिया हो जाएगा। तो ये सारी कंप्लेन लेके पेशेंट आएंगे। तो ये तो कंप्लेन हो गई। अब इसमें अगर आपको बढ़ाना है तो और चीज़ें आप बढ़ा लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि ये हेमरॉयड बहुत बड़ा टॉपिक होता है ना। तो मैं तो उस आधार पे पढ़ा रहा हूँ कि आपको 5 या 10 नंबर में कितना लिखना होता है। तो ये चार्ट तो आपको पहले मैं बता दिया हूँ। अब देखिए आगे, अब क्या होता है कि हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि ये पाइल्सी है कि कुछ और है। तो इसमें डीडी बनाएंगे, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब 2 टाइप से हो सकती है डीडी, या तो एक्सटर्नल पाइल्स में क्या क्या कन्फ्यूजन हो सकता है, इंटरनल में क्या हो सकता है, उसके आधार पे कुछ पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे। जो एक्सटर्नल पाइल्स है उससे ही संबंधित एक एसपी होता है, सेंटिनल पाइल कहते हैं इसको, या सेंटिनल टैग भी कहते हैं, जो कि स्किन बढ़ जाती है। और ये बढ़ती क्यों है, अगर किसी को बार बार फिशर होता है तो जो लास्ट का पार्ट होता है, जैसे फिशर में क्या होता है कि इस तरह से एक कट लग जाता है। तो मान लीजिए कि अगर अपर रेक्टल केनाल में लगा है तो ये नीचे आएगा ना, तो नीचे बाद में बढ़ जाएगा, ये खाल बढ़ जाएगी, इसकी स्किन बढ़ जाएगी। तो इससे कंफ्यूज हो सकते हैं कभी। तो हम
इसमें ये देखेंगे कि जो एसपी होता है बहुत नैरो होता है, बहुत छोटा होता है, वो पाइल से इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे उसको, और ये मोस्टली 6 o'clock पोजीशन पर ही होगा। कभी ये 9 या 3 पे नहीं हो सकता है, या तो 12 पे हो सकता है या फिर 6 पे हो सकता है, बहुत रेयर केस में 9 या 6 पे हो सकता है। तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर लिए कि ये पाइल्स है या फिर एसपी है। दूसरा होता है कोंडाइलोमा एक्यूमिनाटा। इसमें लेसन्स और मल्टीपल इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं और ये कॉलीफ्लावर लाइक होता है। तो ये भी हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि ये पाइल्स नहीं है, ये कुछ और है। अब इंटरनल पाइल्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो इसमें क्या कई बार क्या होता है कि अंदर बहुत सारी ग्रोथ हो जाती है, हाइपरट्रोफिड एनल पेपिला बन जाते हैं छोटे छोटे। जैसे एक कैनाल है, इसके अंदर छोटे छोटे से एनल पेपिला बन जाते हैं। तो कई सारे होते हैं तो हम जान जाते हैं कि ये जो है पेपिले हैं और ये जो है पाइल्स नहीं है। उसके अलावा एनल पॉलिप होता है, जो पेपिला होता है जब वो बड़ा हो जाता है तो उसी को एनल पॉलिप कहते हैं। और प्रोलेप्स क्या होता है कि पूरा पूरा मांस बाहर आता है। जनरली पेशेंट कहेंगे डॉक्टर साहब हमको कांच आती है बाहर, तो हम वैसे भी जान जाएंगे कि वो जो बोलेंगे कि कांच आती है, इसका मतलब कि उसका पूरा पूरा रेक्टम बाहर आ जाता है। तो उनसे बोलेंगे जब स्टेनिंग करने के लिए तो हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि ये प्रोलेप्स है ना कि पाइल्स है। तो ये तो बात आपकी हो गई डीडी की। अब आगे बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन के। अगर किसी को पाइल्स है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। अगर मान लीजिए उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया, ना सर्जिकल लिया ना फिर मेडिकल लिया, तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। स्ट्रेंगुलेशन हो सकता है। स्ट्रेंगुलेशन का मतलब होता है कि उसमें ना इस तरह से कंप्रेस हो जाएगा, इस तरह से उसमें बीच में कंप्रेस हो जाएगा और उसको दर्द होना शुरू हो जाएगा। थ्रम्बोसिस हो सकती है, क्लाट थक्का बन जाएगा, ठीक है। और ये काला पड़ सकता है क्योंकि बहुत टाइम से बाहर पड़ा था तो इन्फेक्शन भी हो सकता है इसमें, तो इसलिए इसमें क्लाट बन जाएगा और एक ब्लैक कलर का हो जाएगा। अल्सरेशन हो सकता है, सुपरफिशियली अल्सरेटेड हो सकता है। अब बार बार पाइल्स से उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो अल्सरेटेड हो जाएगा, बाहर से ही दिखेगा कि हाँ अल्सरेटेड है ये। गैंग्रीन हो सकता है, घाव नहीं भरेगा जल्दी, उसका पूरा स्लफ निकलेगा उसमें से। उसके अलावा फाइब्रोसिस हो जाएगा, पाइल्स मास पेडुंकुलेटेड हो जाएंगे, ठीक है, उसमें पाइल्स मास छोटे छोटे और उसमें डेवलप हो जाएंगे। अब देखिए सबसे मेन पार्ट जो आ रहा है ट्रीटमेंट का, ये तो हम डायग्नोस कर लिए कि इनको कौन सा पाइल है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, 1st डिग्री है, 4th डिग्री है। अब ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट के बारे में इसमें देखेंगे दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो होता है सिम्टोमेटिक, एक होता है पैलेटिव, और उसके अलावा ऑपरेशनल भी होता है। अब देखिए सिम्टोमेटिक में क्या है, अगर वो बोला कि हमको ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है, हम डायग्नोस करेंगे, हम देखेंगे खून बहुत कम हो गया इसको, तो मतलब एनीमिया हो गया है। अगर एनीमिया हो गया तो हम क्या करेंगे, तो हिमेटिनिक्स देंगे। हिमेटिनिक्स मतलब होता है कि जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाली टॉनिक होती हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में है, HB 5 या 4 या 3 ऐसे आ गया है, तो BT कर देंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देंगे उसको इमीडिएटली, क्योंकि ब्लड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको उस समय रहेगी जब उनका HB बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, अगर उनको कॉन्स्टिपेशन है तो हम क्या करेंगे कि उसको रिमूव करेंगे, कैसे? लग्जेटिव देंगे। लग्जेटिव में बहुत सारे हमारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हैं, जैसे त्रिफला गुगलू हो गया, पंचसकार हो गया, या बहुत सारी चीज़ें हैं, आरोग्यवर्धनी वटी हो गया। तो इस तरह से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। उसके अलावा पैलेटिव ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इसमें इंजेक्शन ट्रीटमेंट होता है, एक आइडियल होता है, ये 1st डिग्री हेमराइड के लिए होता है आइडियल। इलास्टिक बैंडेज कर देंगे इसमें क्या होता है कि उसमें जो है जो भी पाइल्स प्रोट्रूड हुआ है उसमें हम बैंडेज कर देंगे इलास्टिक वाले से, ठीक है, ताकि आगे इसमें ब्लड आगे और ना आ सके, रुक जाए वहीं पे। फिर है क्रायो सर्जरी ट्रीटमेंट, इसमें लिक्विड नाइट्रोजन लेते हैं, इसमें एक्सट्रीम कोल्ड, इतना ज़्यादा कोल्ड होता है कि वो ब्लीडिंग नहीं होने देगा, वहीं पे उसको कंप्रेस कर देगा। उसके अलावा मैनुअल डायलेशन ऑन एनस कर सकते हैं। ये BHU में काफ़ी ज़्यादा करते हैं। मेरा जब इंटर्नशिप लगा था उस समय हमारे एक सर हैं लक्ष्मण सर, वो मैनुअल डायलेशन बहुत करते थे, उससे बड़ा रिलीफ मिलता है पेशेंट को। होता क्या है कि मान लीजिए कि अगर ये आपका एनल कैनाल है और कॉन्टैक्ट हो गया है, अगर सिकुड़ रहा है, तो इसमें क्या है, प्रेशर ज़्यादा लग जाएगा, जब वो पाइल्स बनेगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर हम इसको मैनुअल डायलेशन कर सकते हैं, 2 फिंगर 4 फिंगर जो भी सूटेबल हो, तो ये रिलैक्स हो जाएगा पूरा एरिया, तो यहाँ ब्लीडिंग का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। तो मैनुअल डायलेशन ऑन एनस ये कर सकते हैं। तो ये पैलेटिव ट्रीटमेंट हो गया।
अब देखिए ऑपरेशन की बात आई है और ऑपरेशन के लिए इंडिकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम कब कर सकते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी कंडीशन है कि थर्ड डिग्री में अभी आपने देखा था कि पाइल से उसका पूरी तरह से प्रोट्रूड होगा और वो हाथ से डिजिटली मैनुअली वो अंदर कर पाएगा। ठीक है, मतलब कि आराम से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम ही ऑपरेशन करेंगे, ऐसा इंडिकेशन दिया है यहाँ पे। फिर अगर फाइब्रोस्ट पाइल हो गया तो कर देंगे। फेल्योर ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, अगर हमने मेडिसिन दिया उससे फ़ायदा नहीं हुआ, उनको बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम बनी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन कर देंगे। फिर क्या है, इंटरनो एक्सटर्नल हेमरॉयड, अगर दोनों तरह से है तो हम कर सकते हैं ऑपरेशन, जिसको हेमरेडक्टोमी कहते हैं। ऑपरेशन के बाद क्या कर सकते हैं, अब जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, रिटेंशन ऑफ यूरिन, ये बहुत ज़्यादा होता है। जब भी पेशेंट का ऑपरेशन करेंगे तो कुछ 2-4-5 घंटे के लिए जो यूरिन के लिए नहीं जा पाएगा, बोलेगा कि सर हम जाते हैं लेकिन हमको होता नहीं है, और उनको फीलिंग आएगी हाँ हमको यूरिन करना है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उसके अलावा क्या है, रिएक्शनरी एंड सेकेंडरी हेमरेज हो सकता है। जो भी बॉडी का रिएक्शन है वो थोड़ा सा इधर उधर इम्बैलेंस होगा। और जो सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है वो है एनल स्टेनोसिस। इसमें क्या होता है कि जो लेटरिन का रास्ता है वो एकदम बंद होने लगता है। अगर गलत तरीके से ऑपरेशन हो गया है तो क्या होगा कि ये कांटेक्ट करने लगेगा, जो कैनाल है वो सिकुड़ने लगेगी, फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है, डायलेशन से काम नहीं होता है फिर इसमें। तो ये स्टेनोसिस, एनल स्टेनोसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कब आएंगे, जब हम उनका इंडिकेशन सही से नहीं समझ पाएंगे। हमको कब करना चाहिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इस कंडीशन में आप सही से करेंगे तो नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए जो डॉक्टर इस रोग के विशेषज्ञ नहीं है, उन्होंने कुछ कर दिया उधर, तो फिर समस्या आ जाती है। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे मेरा सेंटर है वहाँ का ये फ़ोटो है। तो क्या क्या प्रोसीजर है, पहले तो उसको लिथोटोमी लेटाएंगे, पेज नंबर 1 है, फिगर 1 है, फिर सेकेंड है, बी है, सी है। ठीक है, फिर उसको एनेस्थीसिया देंगे, फिर उसको क्लैंप करेंगे बेकॉक से, फिर आर्टरी से क्लैंप कर देंगे। फिर 4 सूत्र इसमें जो है एक कर्ड नीडल लेंगे और उससे इंसर्ट करके इसको इस तरह से गांठ लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा इस तरह से नहीं बता पाएंगे, आपको ज़रूरत भी नहीं है इसकी। अब देखिए, चलिए तो ये यहाँ तक ख़त्म हो गया। और अगर इससे संबंधित और कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट ज़रूर करिए, या नीचे नंबर दिए गए हैं उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप ज़रूर पूछें। थैंक यू।